नमस्कार साथियों। कोरोना वायरस से पूरा विश्व बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बहुत ज़्यादा हतोत्साहित भी है। दुनिया भर में देखा जाए तो ऑफिशियली डाटा के हिसाब से करीब 2 करोड़ कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं। पौने 2 करोड़ के आसपास केसेस आ चुके हैं। हालांकि उसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को रिकवर कर लिया गया है। करीब 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रिकवर कर लिया गया है। भारत में भी ये आंकड़ा लंबा चौड़ा है। करीब 20 लाख कंफर्म्ड केसेस भारत में प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 15 लाख लोगों को रिकवर कर लिया गया है और करीब 43,000 डेथ्स हुई हैं। दुनिया भर में देखें तो 7.25 लाख से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और भारत में 43,000 डेथ्स हुई हैं आज अगर 8-9 अगस्त के आसपास का डाटा देखें तो। और हर दिन ये करीब 1,000 डेथ्स हर दिन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी करीब 1 लाख कंफर्म्ड केसेस प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 70,000 लोगों को रिकवर कर लिया गया है और एक बड़ी मात्रा में लोगों का देहावसान भी उसमें हुआ है, दुखद। और गाज़ियाबाद में भी करीब 4,500 कंफर्म केसेस प्राप्त हुए हैं और इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कल यानी कि 8 अगस्त को करीब 122 केसेस गाज़ियाबाद में पुनः प्राप्त हुए हैं। यानी कि हर दिन 100-125 केसेस गाज़ियाबाद में मिल रहे हैं और करीब इतने ही 125 केसेस गौतम बुद्ध नगर में भी मिले हैं और वहाँ पे करीब 4,500 केसेस गौतम बुद्ध नगर में भी हैं। मतलब गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली और उसके गुड़गांव, ये सब जो क्षेत्र हैं ये, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन आप कह सकते हैं उसमें है। तो मुझे भी थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं मेरे तो नहीं है, और शक होने का वाजिब कारण भी था क्योंकि कोरोना वायरस जिसके होता है कुछ उसके लक्षण होते हैं। जैसे पहले तो 3 लक्षण बताए जाते थे कि फीवर अगर है यानी कि बुखार है, कफ है यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्राई कफ जो होता है, सूखी खांसी अगर है, या टायर्डनेस यानी कि थकान है। ये अगर 3 चीज़ें मिल रही हैं तो हम उसको मान सकते हैं कि कोरोना के लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, फिर उसको चेक कराना होता है। लेकिन WHO ने या कुछ अन्य संस्थान ने इसमें और ज़्यादा लक्षण बताए हैं कि अगर ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो उसमें से हम मान सकते हैं कि कोरोना के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। लिस्ट यहाँ पर है, करीब 8-9 लक्षण हैं। एक है उसमें से एचेस एंड पेन्स यानी कि अगर शरीर में दर्द है, टायर्डनेस थकान वही चीज़, सोर थ्रोट यानी कि गले में अगर खराश है, गले में खराश होने का मतलब कि गले में चुभन सी होगी, थूक अंदर लेंगे तो तकलीफ़ होगी, बोलने में भी समस्या होगी। तो ये सोर थ्रोट के कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर अंदर ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे उसमें दाने दाने टाइप के दिखाई देंगे। मतलब कुछ भी अगर खाए पिएंगे या सांस लेंगे या कुछ थूक अंदर लेंगे या खाना खाएंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मतलब पेनफुल अगर हो रहा है तो समझ लीजिए वो सोर थ्रोट वाले कारण हैं। उसमें से एक है डायरिया। डायरिया के अगर केसेस हैं तब भी हम मान सकते हैं। एक है कंजंक्टिविटीज़ यानी कि आँख आना, जैसे आँख थोड़ा सा भारी हो जाना या लाल हो जाना, इस टाइप से अगर हो रहा है तो भी कोरोना के लक्षण इसको मान सकते हैं। हेडेक यानी सर में दर्द हो रहा है, फीवर होगा और गले में खराश वाली समस्या होगी तो जो हेडेक है ये अपने आप ही हो सकता है। और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल यानी कि जो स्वाद है, स्वाद जो है वो खो सकता है, यानी कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें स्वाद ना आ रहा हो, ऐसी भी समस्या हो सकती है। सीरियस सिम्टम्स में देखें तो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में समस्या हो रही हो तो भी हम कोरोना के लक्षण मान सकते हैं। चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द, और है लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट यानी कि बोलने में समस्या होना और चलने चलने टहलने में समस्या होना। तो इसमें से कुछ लक्षण जो मेरे में प्रतीत होते हैं वो फीवर वाला था, यानी कि हल्का हल्का फीवर वाली समस्या मेरे में हो रही थी। ड्राई कफ, अभी भी गले में खराश है, बोलने में समस्या होती है और खाने पीने में या थूक अंदर लेने में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। अब भी टायर्डनेस, शरीर में थकान है मेरे इस समय। एच ए साइड पेन्स, दर्द भी है। सोर थ्रोट यानी गले में खराश तो है ही है। आँख आना, आँख में थोड़ा सा भारीपन मुझे महसूस हो रहा है। हेडेक, सर में दर्द भी हो रहा है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल यानी कि खाने पीने में जो टेस्ट है वो समस्या नहीं आ रही मेरे कि मतलब मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो उसमें से टेस्ट गायब हो गया हो, तो ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है। और जो एक है डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, ये भी समस्या नहीं है।
चेस्ट पेन वाली थोड़ी सी समस्या थी कि शरीर में पेट में भी थोड़ा सा दर्द वाली समस्या ये थी। और लॉस ऑफ स्पीच, और जैसे सोर थ्रोट है तो बोलने में तो समस्या होगी। तो ये कुछ लक्षण क्या 9-10 लक्षणों में से 6-7 लक्षण मुझे समझ में आ रहे थे। खुद ही आई कुड असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। तो मैं तुरंत एक जो 1075 करके नेशनल टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल किया था कि सर ये लक्षण मुझे प्रतीत हो रहे हैं, आप कुछ बताइए इसके लिए। तो वो उत्तर प्रदेश के टोल फ्री नंबर दिए। उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर है 1800-1805-145। ये उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर है। और गाज़ियाबाद का 8802159400। ये आर के यादव जी उठाते हैं इसको। तो ये गाज़ियाबाद का टोल फ्री नंबर है। तो इन सब नंबर पे भी फ़ोन करके बात किया तो वो कहे कि आप तुरंत इमीडिएटली आ करके चेकअप करवाइए। तो एमएमजी करके एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर गए। तो उसमें प्रोसेस भी थोड़ा सा समझना जरूरी, बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है। सिंपल सा अस्पताल में जाना होता है, एक टेबल चेयर पे भाई लोग बैठे रहते हैं, कुछ फॉर्म होता है, फॉर्म में अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है, और आप कितने दिन की यात्रा कहीं पर अगर की हैं या कुछ लक्षण जो आपको प्रतीत हो रहे हैं वो सब उसमें भरना होता है। और कुछ चीज़ें डॉक्टर भरते हैं तो वो फॉर्म भर के सबमिट करना होता है। उसके बाद एक VTM यानी कि वायरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम करके एक यंत्र होता है, उसको देते हैं। वायरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटा सा प्लास्टिक का ट्यूब टाइप का होता है, तो वो चीज़ देते हैं। उसमें एक छोटी सी एक निप टाइप की हम बोल सकते हैं, या एक छोटी सी डंडी टाइप की होती है। उसको सबसे पहले नाक में डालते हैं, नाक से कुछ कण निकालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। और मुंह से जो लार होता है उसको जीभ में रगड़ के अंदर तक ले जा करके उसमें से लार के कुछ कण लेते हैं। फिर जो VTM है, वायरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो छोटी सी डिब्बी होती है, शायद 12-15 ml की होती है, उसमें 3 ml तक कोई द्रव भी भरा होता है। तो उसमें मुंह वाला जो लेते हैं, लार का कण जो लेते हैं, उसमें डुबोते हैं। डुबोने के बाद कुछ समय इंतजार करना होता है। उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं, वो पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, कि कोरोना पॉजिटिव है निगेटिव है। कुछ उसमें होता है कि अगर 35% तक कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो माना जाता है कि कोरोना का लक्षण या कोरोना है। तो MMG अस्पताल में जब गया तो उसमें से करीब 80 लोग वहाँ पर आए थे। 80 लोगों का उसमें चेकअप हुआ, सारा प्रोसेस हुआ। और शुरू के 50 लोगों का वो रिपोर्ट ऐसे मुँह ज़बानी बता रहे थे किसका नेगेटिव है किसका पॉजिटिव है। करीब 4-5 लोग जो शुरू के 50 थे उसमें 4-5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मेरा 70वें स्थान पे मेरा नंबर आया था। तो मुझे डर था कि अब 51 से 80 के बीच में अगर 3-4 केस और आ गए तो कहीं मेरा भी ना हो, क्योंकि 9-10 लक्षण में कम से कम 5-6 लक्षण मुझे खुद ही महसूस हो रहे थे। लेकिन 70वें नंबर पे जब मेरा आया, और 70 नंबर के बाद यानी कि 72-74 ये जो नंबर था वो भी कोरोना पॉजिटिव आया था। यानी कि 80 केसेस में करीब 6-7 80 लोग जो चेकअप कराने गए थे, 6-7 लोग उसमें से कंफर्म पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये देख करके थोड़ा सा दुख भी हुआ, और उस समय मुझे भी थोड़ा महसूस हो रहा था, मतलब डर भी लग रहा था कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि सारे संसार में, भारत में भी जो मृत्यु दर है, मतलब मृत्यु की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और हालांकि भारत में जो मृत्यु की दर है, रेट ऑफ डेथ्स, वो कम होती जा रही है। 68% की दर से लोग सही हो रहे हैं, यानी कि सही होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है, और मृत्यु दर लगातार घटती जा रही है। केसेस जो दोगुना होने का जो समय का दर था वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ज़्यादा समय में केसेस दोगुना हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी संतोषजनक बात भी है। लेकिन इसमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी को पता है, उसको फॉलो भी करना आम नागरिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो मास्क हमेशा लगाए रहें। बाज़ार में निकलने पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते हैं। अगर उनको एक बार कोई जाकर बता दे कि आप कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आप में नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही मजाक में, हालांकि ये मजाक अच्छा नहीं है, तो उसको जो उस समय फीलिंग होगी, जो डर लगेगा अपने जीवन के प्रति, जो मोह उसका आएगा, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मुंह में मास्क लगाना
2 गज की दूरी बनाना अपने आप ही शुरू कर देगा। मतलब जब कोई चीज़ किसी के ऊपर बीतती है तो वो उस चीज़ की वैल्यू समझता है, अन्यथा उसको चाहे जितना समझा लिया जाए वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये चीज़ किसी के ऊपर ना आए, कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो, इसके लिए अपने सेल्फ सुरक्षा के लिए मास्क हमेशा पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और सप्ताह में उत्तर प्रदेश में 2 दिन सैटरडे संडे की छुट्टी भी हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ जो काम करा रहे हैं फैक्ट्रियों में वो बुला लेते हैं बैकडोर से, तो वो भी अनुचित है और जीवन के साथ खिलवाड़ करना भी है। जब सरकार द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी तो उस दिन भी बुलाना ये गलत है। फालतू थोड़ा सा लाभ कमाने के चक्कर में किसी के जीवन को उसमें डालना ठीक बात नहीं है। तो वहाँ पर एमएमजे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जब थोड़ी सी फीलिंग हो रही थी, डर वाली आ रहा था, तो एक भाई साहब थे, कहे परेशान मत हो, मैं दूसरी बार चेकअप कराने आया हूँ। पहली बार जब चेकअप कराया था तो मेरा यानी कि उनका कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन 8 दिनों के अंदर में वो रिकवर कर लिए गए, सही हो गए। तो दोबारा से चेकअप करवाने वो आए थे। तो कहे कि मैं दोबारा चेकअप कराने आया हूँ, पहली बार ऐसा हुआ था। तो उसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा तनाव टेंशन लेंगे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी तो पेट में, सीने में दर्द जो है वो अपने आप तेज़ी से बढ़ने लगता है। इंटरनल ऑर्गन जो है वो मतलब फेल होने की संभावना भी हो सकती है, बीपी लो हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना कि अब तो मर जाना होगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार की बातें लाना वो जो निरर्थक साबित हो सकती हैं। बल्कि अगर इतने नेगेटिविटी आ जाएगी तो हम जो रिकवरी हमारी जो जल्दी हो सकती है, हम जल्दी सही हो सकते हैं, वो शायद बढ़ भी जाए, यानी कि हम जल्दी सही ना हो पाएँ, या हमारी जो हालत है जो क्रिटिकल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, सिर्फ इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं। तो अनावश्यक का तनाव लेना और ज़्यादा अपने आप को जोखिम में डालना हो सकता है। हालांकि जब ऐसी बातें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से वो तनाव, मन में डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सभी को अपने जीवन से लगाव होता है, प्रेम होता है। उस समय एक रियलाइजेशन और हुआ मुझे कि अभी 19, 20, 21 साल का कोई व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया और ईश्वर ना करें कुछ हो गया, तो उसका जीवन जो है एक प्रकार से निरर्थक हो गया। तो मतलब पैदा हुआ फिर चला गया, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। उस समय रियलाइजेशन हुआ कि जब तक जीवन है तब तक कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसी मतलब समाज को कुछ कंट्रीब्यूशन करना, जितनी हैसियत है या जितना कर सकते हैं, तो वो चीज़ उस समय रियलाइजेशन हुआ। और उस समय मुझे लगा कि जैसे अंगदान वाली बात होती है, भारत में अंगदान करने की जो बात है, जैसे नेत्र दान करने की बात है, या ब्लड डोनेशन की बात होती है, या इंटरनल ऑर्गन कुछ डोनेट करने वाली बात होती है, या अभी कोरोना जो पीड़ित लोग हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी वाली बातें भी चल रही थी दिल्ली में। कुछ लोग प्लाज्मा अपना दे भी रहे थे। तो ये जो बातें हैं वो समझ लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के किसी अंग को अगर पुनर्जीवित कर दिया जाए अपने अंग के द्वारा, तो समझ लीजिए वो आजीवन जब तक वो जिएगा तब तक समझ लीजिए वो व्यक्ति भी जी रहा है, उसकी आंख जी रही है, समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने आँख से उस संसार को देख रहा है, फील कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा रियलाइजेशन हो कि जीवन क्षणभंगुर टाइप का है। कोरोना किसी को पकड़ ले, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाए, हालत ख़राब हो जाए, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो अगर वो धन के रूप में या किसी अन्य रूप में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है तो अपने अंग दान करके भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अपने शरीर का सारा अंग दान कर दे। करना क्या है, मृत्यु हो जाने के बाद उसको खाली जला या दफना दिया जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, बस आए दुनिया में खाए पिए गए, ये रह जाएगा। लेकिन अगर हम अंग दान करेंगे, क्योंकि भारत में अंग दान की भी जो रेट है बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा फील हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अंगदान के बारे में, और जो भी प्रोसेस होगा इसके आगे बढ़ेंगे। और पूरा प्रयास रहेगा कि नेत्रदान, तरह तरह के जो दान होते हैं उसमें अपने आप को भी शामिल करना, उसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे, क्या प्रोसेस है, किसको दे सकते हैं, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसको अध्ययन करने के बाद इस प्रोसेस की ओर भी बढ़ना बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि किसी को कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन अगर पहले से ही हम अपने किसी अंग दान करा चुके हैं डॉक्टर को,
लिख करके दे चुके हैं। तो समझ लीजिए वो निकाल करके आपकी किसी अंग को किसी दूसरे में अगर ट्रांसप्लांट करेगा तो जीवन और ज़्यादा समझिए लंबा हो गया, कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। तो ये मुझे थोड़ा सा फील होता है। हालांकि धार्मिक रूप से देखा जाए तो इसका इस्लाम में विरोध भी किया जाता है कि हम कोई अंगदान नहीं कर सकते हैं। अब ये अंगदान कितना सही कितना गलत, धार्मिक रूप से कितना सही गलत, कितना मानना या ना मानना बातें हैं, इसको किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और खुशी की बात यह है कि जो जांच हुआ था उसमें मेरा नेगेटिव आया है, 17वां मेरा था। और रिपोर्टिंग दिनांक 9 अगस्त 2020 का है, इसमें नेगेटिव आया है। ये थोड़ी ये देखिए लिख रहा होगा यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पर कहाँ पर है, ये यहाँ पर ये नेगेटिव लिख रहा है। तो ये थोड़ी खुशी की बात है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे अंगदान से संबंधित जो वीडियो बनाएंगी या कोरोना वायरस से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका जो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित कोई वीडियो अभी तक बनाया नहीं मैं। इसके बहुत सारी चीज़ हैं जो अच्छी बातें हम सीख सकते हैं। कोरोना वायरस से जितने उसके आस्पेक्ट्स हो सकते हैं उससे एक भी वीडियो नहीं बनाया। करीब मैं 140 के आसपास वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कोरोना से एक भी रिलेटेड बातें नहीं बनाया। तो लेकिन हम कोरोना से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कोरोना का हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे मनोविज्ञान पे, हमारे देश पर या हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब का अध्ययन करेंगे तो हमें इस पूरे कालखंड के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो मुख्य रूप से इतना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद, नमस्कार।